हम लोग बात करने वाले थे धर्म के अधिकार पर या धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है इस पर बात करने वाले थे, लेकिन चूंकि अनुच्छेद 24 छूट गया, दो बातें अनुच्छेद 24 के संबंध में समझ लेना ठीक रहेगा। पहली चीज कि बाल श्रम का पूर्णतः प्रतिषेध नहीं है, पहली चीज ये है। इसलिए आप ये अर्थ बिल्कुल अनुच्छेद 24 का नहीं लगाएंगे कि हिंदुस्तान में बच्चों को काम में लगाया जाना, ये बच्चों से श्रम कराया जाना मना है, ये स्थिति नहीं है। उसने अनुच्छेद 24 में सीधे कहा कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। उसका 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तीन बातें कही उसने कि कारखाने में नहीं लगाएंगे, आप खान में नहीं लगाएंगे और अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में ये नहीं लगाएंगे। परिसंकट में नियोजन कौन था ये बताया नहीं, यानी ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर छोड़ दी गई ये बात। और अब तक जो इंटरप्रिटेशन आया है उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क को परिसंकट में नियोजन माना है। किसमें? सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क इसे परिसंकट में नियोजन माना है। और इसका मतलब यह निकल आया कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बालक कंस्ट्रक्शन वर्क में नहीं लगा सकते, खान में नहीं लगा सकते और कारखानों में नहीं लगा सकते। कारखाना क्या है? ये फैक्ट्री एक्ट 1948 है, वो डिफाइन करता है कि किसे फैक्ट्री आप कहेंगे, किसे कारखाना कहेंगे। तो कारखानों में नहीं, खानों में नहीं और परिसंकट में नियोजन में नहीं। परिसंकट में नियोजन बढ़ भी सकते हैं क्योंकि कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या कोई प्रीशियस डेफिनेशन वो तो दी नहीं, ये तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन उस पर बेस है, तो वो बढ़ भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को भी, ठीक है, इन तीन प्रकार के नियोजनों को छोड़कर अन्य नियोजनों में काम करने के लिए लगाया जा सकता है। तो क्या कहा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन तीन नियोजनों में नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब 14 वर्ष से ऊपर के तब तो इन तीन नियोजनों में भी लगाया जाएगा और 14 वर्ष से नीचे हैं तो इन तीन नियोजनों में नहीं लगाया जाएगा, शेष नियोजनों में लगाया जाएगा। क्योंकि कानून पढ़ने का जो तरीका है वो सिर्फ इतना नहीं है कि जो अभिव्यक्ति लिखा है सिर्फ उसे पढ़ लीजिए, जो नहीं लिखा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा और जो नहीं लिखा है उसे पढ़ेंगे कैसे? जो लिखा है उसके जो स्वाभाविक अर्थ हो सकते हैं, बेबी लिखे हैं ऐसा मानकर, तो यहां जो लिखा है उसका स्वाभाविक अर्थ यह निकलता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को इन तीन नियोजनों को छोड़कर अन्य नियोजनों में लगाया जा सकता है और 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, या उससे ऊपर के बच्चों को इन तीन नियोजनों के सहित किसी भी नियोजन में लगाया जा सकता है। और आप कानून की फील्ड में अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर उत्तर देने के लिए अलाउड नहीं है। हत्या और आपराधिक मानववध के मामलों में अक्सर आप कानून के आधार पर नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जवाब देते हैं और अंतरात्मा की आवाज पर जवाब यह होता है आपका
की मृत्यु हुई मानव की, आपके कार्य के परिणाम स्वरूप हुई, तो हत्या है, जो आपराधिक मानववध है। जबकि ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, हत्या या आपराधिक मानववध, यानी आपराधिक मानववध जो कि हत्या हो जाए, या आपराधिक मानववध ऐसा जो सिर्फ आपराधिक मानववध रह जाए, या ऐसा आपराधिक मानववध जो हत्या न हो, ये तभी संभव है जबकि आपराधिक मानववध जिन स्थितियों और परिस्थितियों में होना बताया है, वे परिस्थितियां या स्थितियां मौजूद हो। जब तक वे मौजूद नहीं है, तब तक आपके कार्य से मानव मृत्यु होती है तो होती रहे। कार्य की प्रकृति सदोष या निर्दोष, इनमें से कोई हो, कम से कम आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में आता है या जो हत्या की कोटि में नहीं आता, इनमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर जवाब देने के लिए अनुमित नहीं। यही आप अनुच्छेद 24 के साथ करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि बच्चों को काम पर लगाया जा सकता है, आप तुरंत उत्तर देते नहीं, क्योंकि जबकि कहीं नहीं मना है। और क्यों नहीं मना? मना होना चाहिए लेकिन नहीं है, क्योंकि सब कुछ देश के लिए होता है। ठीक है, देश किसी चीज के लिए नहीं होता। भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि अधिकांश परिवारों को बिना बच्चों के द्वारा जो कमाई होती है उसे लिए, ठीक है, वे अपना पेट पाल सके, ऐसी दशा भी भारत में नहीं है। गरीबी, जिसके कारण बच्चों स्त्रियों सहित जब सब काम करते हैं तो कई बार परिवार के लिए रोटी इसका इंतजाम हो पाता है। इसलिए जो विश्व श्रम संगठन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो संबंधित प्रसंविधाएं हैं, उसकी जो संबंधित प्रसंविधाएं, मीनिंग दैट भाई बाल श्रम से संबंधित जो प्रसंविधाएं हैं, उन पर अभी हिंदुस्तान ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और बाल श्रम का पूर्ण प्रतिषेध, इसे करने के लिए अभी कोई कानून बना नहीं है। बनने की ओर है, जिस दिन बनेगा अच्छी बात होगी। ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन वो स्थिति आए तब बनना चाहिए ना। आपको घी खाना चाहिए, लेकिन शरीर इजाजत तो दे। ठीक है, अगर बीमार हैं तो फिर घी नहीं खाना चाहिए। जितने भी घी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पहले उतना स्वस्थ तो होइए। तो अभी भारत के स्वास्थ्य की दशा ऐसी नहीं है कि हम बाल श्रम का पूर्ण प्रतिषेध कर पाए। तो बाल श्रम का अभी पूर्ण प्रतिषेध नहीं हुआ है। यद्यपि शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, ठीक है, फंडामेंटल राइट दिया है, और 51A का सबसेक्शन के, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाई है पेरेंट्स की। लेकिन इसके बाद भी अभी पूर्ण प्रतिषेध बाल श्रम का नहीं हुआ है। इसलिए अनुच्छेद 24 का बहुत विकास, ठीक है, यह हुआ भी नहीं है। 23 का तो हुआ एशियाड गेम्स के बाद, 24 का वो भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहा था कि 24 कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन आप तो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हो सकती थी उन्हें एक लाइन में हमने रेखांकित कर दिया। शेष हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां तक प्राप्त है? 25 से 28। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा की थी कि समानता का 14 से 18,
स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध रक्षा का 23 और 24, ठीक है। और अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28, ठीक है। और कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और अक्सर आप ये मान लेते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अनुच्छेद 25 से 28 के कारण। नहीं, ये अधूरा सत्य है, ठीक है। और अधूरा सत्य हमेशा असत्य के समतुल्य होता है, क्योंकि वो गलत होता है। पूर्ण सत्य ये है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, ठीक है ना, इसके साथ साथ अनुच्छेद 44, इसके साथ साथ अनुच्छेद 51A, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 25 से 28, और अब तो यह भी कह सकते हैं कि उद्देशिका, इसके प्रभाव से यह कहा जा सकता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमने यह कहा, अब तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रियम्बल के आधार पर भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब यह है कि शुरुआत से प्रियम्बल के आधार पर यह बात कही जा सकती थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट जो हम लोग पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन तो आएगा, 24वां और 25वां संविधान संशोधन, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, कई सारे आएंगे। तो हम लोग देखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो शब्द सेकुलरिज्म था, इसको प्रियम्बल में स्थान दिया गया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जब चैलेंज किया गया था, तो यह कहा गया था कि पहले यह शब्द लिखा जरूर नहीं था, ठीक है, संविधान के उद्देश्य का, क्योंकि संविधान के विभिन्न प्रावधानों का जब अध्ययन किया जाता था तो उससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता था कि आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म यह भारत के संविधान में पूरी तरह से स्थान पाया है। क्योंकि प्रियम्बल जब हम देखते थे तो प्रियम्बल कहता था भारत के सभी नागरिकों को, क्योंकि भारत के सारे नागरिकों को, ठीक है। सारे नागरिक का मतलब यह हो गया सारे नागरिक, ठीक है। आप अड़ोसी पड़ोसी देशों की ओर देखेंगे तो यह नहीं है, वहां इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये, ठीक है। आप अन्य देशों की ओर देखेंगे, ये नहीं है। पूरा नाम जब उनका देखेंगे तो ऐसा नहीं है। और यहां न तो नाम में, ठीक है, और न ही प्रियम्बल में किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का भाव आया है। सीधे कहा भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हालांकि हम तो कई बार आलोचना भी करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता इन शब्दों के उपयोग की, और आलोचना इसलिए नहीं करते कि वो शब्द खराब है। हमने आपसे कहा ना कि हर चीज को आपने अपने हिसाब से समझ लेने की आदत विकसित की, और वो आपकी नहीं, वो मानव मात्र की है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता फ्रेमर्स ने, ठीक है, जिस भावभूमि में उपयोग किए, ठीक है, वो तो आपको छू नहीं जाती। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता से आप एक ऐसी समता का भाव ग्रहण कर लेते हैं जिसके आधार पर समाज में आप अपनी समस्त प्रकार की बदतमीजियों को ठीक ठहराने की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है। कि साहब स्त्री पुरुष समानता का जमाना है,
इसलिए पुरुष स्कर्ट और मिडी पहनेंगे और महिलाएं, ठीक है, मूछें लगाकर, चूंकि होंगी नहीं तो मूछें लगा लेंगी अपनी, ठीक है, मैं प्राकृतिक तौर पर तो होंगी नहीं तो फैंसी ड्रेस से ले आएंगी, फिर लगा के घूमेंगी। इस प्रकार की नाटक और नौटंकीपूर्ण विचार आपने ले लिए, जबकि वहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। समता होगी काहे की? प्रतिष्ठा और अवसर की। किसी को इस कारण कमतर नहीं माना जाएगा कि वो विशेष लिंग का है, ठीक है ना। प्रतिष्ठा और अवसर दो ही की समता है, इसके अलावा कोई समता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और आपने जाने कौन सी समता ये ग्रहण कर ली है। तो किसी भी अच्छे विचार का, ठीक है, बलात्कार कैसे किया जाए, ये, ठीक है, सीखना हो तो आप लोगों से सीखा जाता है। आप लोगों से भी देर भाई, मानव समाज से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रियम्बल में है वो पहले दिन से यही है, पहले दिन से यही। ऐसा नहीं 42nd अमेंडमेंट में संविधान की प्रियम्बल का स्वरूप बदला गया हो, वो पहले दिन से यही है। ये ठीक है कि पहले सेकुलरिज्म नहीं लिखा था, लेकिन सेकुलरिज्म लिखे होने से जो प्रभाव आता वो प्रभाव ऑलरेडी मौजूद था, बस सेकुलरिज्म लिखा नहीं था। तो सेकुलरिज्म लिख देने का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। इसलिए 42nd अमेंडमेंट के बाद का सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा जाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं पाया गया। बात ऐसे ही है कि आप आदमी थे, लेकिन आदमी कहकर आपको 2 साल बाद पुकार लिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थे तो पहले दिन से, ठीक है। उन्होंने कहा कि 42nd अमेंडमेंट में जब सेकुलरिज्म जोड़ा, ठीक है, तो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल बल्कि संविधान के जितने भी उपबंध हैं उन सब पर एक दृष्टि अगर डाली जाए तो उन उपबंधों में से नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए, ठीक है, ऐसे प्रावधानों को अगर एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की जाए तो वे सारे प्रावधान जब इकट्ठा होकर आते हैं तो वो ये साबित कर देते हैं कि हिंदुस्तान में आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म 26 जनवरी 1950 से ही मौजूद है। क्योंकि 14 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, 15 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, 16 में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, और 14 स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में विधियों का समान संरक्षण होगा, विधि के समक्ष समता होगी। तो मानव मात्र में किसी भी आधार पर, न सिर्फ धर्म बल्कि किसी भी आधार पर, लिंग, जाति, धर्म, ठीक है, रंग, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्रीयता, किसी भी आधार पर भेदभाव की मनाही हो गई। क्योंकि वो कहता भारत के राज्य क्षेत्र में, जो ओपनिंग वर्ड्स हैं वही ये सुनिश्चित कर देते हैं। और क्योंकि 15 और 16 का संबंध, ठीक है, राज्य में उपलब्ध संसाधनों, ठीक है, और नागरिकों की जीवनचर्या से है, इसलिए वहां नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ। और वहां भी राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव करने की बात हुई है, क्योंकि 15 और 16 कहते हैं ना, राज्य अपने नागरिकों में, इसका मतलब राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव की बात तो हुई है, किंतु लिंग, जाति, भाषा, जन्मस्थान, ठीक है, केवल इनके आधार पर भेदभाव करने से रोक दिया गया, न सिर्फ 15 में बल्कि 16 में भी। तो 14, 15, 16 प्रियम्बल
ये सारे प्रावधान सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत में धर्म का स्वातंत्र, यह धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, ये निवास कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़िए तो आप आ जाइए आर्टिकल 44 पर। वो कहता है कि समान नागरिक संहिता, लक्ष्य यह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो है समान नागरिक संहिता, और इसके नाम पर जो प्रोपोगंडा किया जाता है वो किस ढंग से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आपको किस ढंग से सेकुलरिज्म की गलत परिभाषा बताई गई है, ये तो अभी जब 25 शुरू करेंगे तब बात करेंगे। आज तक आपने सेकुलरिज्म को समझा ही नहीं है, ठीक है। और जिस सेकुलरिज्म की बात पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो झूठ है, वो बिल्कुल गलत है। सेकुलरिज्म क्या है अभी जब अनुच्छेद 25 शुरू करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो अनुच्छेद 44 ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, समान नागरिक संहिता ये होगी। तो अनुच्छेद 44 आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को, ठीक है, और भी मजबूत करा। और आर्टिकल 44 26 जनवरी 1950 से। फिर आइए फंडामेंटल ड्यूटीज पर। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको आप पूरी तरह पढ़ें तो उनमें ये दिखाई देगा कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, क्षेत्रीयता आदि के आधार पर दूसरों के प्रति सद्भाव का व्यवहार करें। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ये भी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग है। और 25 से 28 तो है ही है, जो क्लियर शब्दों में धर्म के पालन का अधिकार देता है। इसके अलावा 29 और 30 ये भी धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो खैर 29 नहीं देते, लेकिन आप विशेष धर्म के हैं और चाहते हैं कि हम अपने धर्म के कल्याण के लिए काम कर सकें, तो अगर आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म ना हो तो आपको इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसकी इजाजत 29 और 30 में मिली है, इसलिए ये प्रोविजंस भी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को मजबूत करते हैं। अब जब आप सोचिए, जब आपसे ऐसे लिखवाया जाता है मेंस में, सेकुलरिज्म पर खूब आता रहता है, हर 2-3-4 साल बाद तो आ ही जाता है, और आप केवल 25 से 28 इसका जिक्र करते हैं, ये बहुत हद आपने कर दिया, तो 2930 का कर दिया, तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इसी से संबंधित। उनमें से कितने आपने कोड किए ये आप खुद देख लें और फिर उसके बाद खुद का मूल्यांकन खुद कर लें और खुद समझ लें कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल। अब सवाल ये है कि सेकुलरिज्म 2 प्रकार का हो सकता है अपने आप में। एक इररिलीजन, ठीक है, और दूसरा सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव, ठीक है। एक सेकुलरिज्म वो हो सकता है जो चीन का है, एक सेकुलरिज्म वो हो सकता है जो रशिया का है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज का है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहां के पॉलिटिकल लीडर्स
इसी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन सही अर्थों में इस सेकुलरिज्म की भी बात नहीं करते। यहां के पॉलिटिकल लीडर झूठे हैं, पाखंडी हैं, वो सही से इस सेकुलरिज्म की भी बात नहीं करते, क्योंकि शब्दों में इसी सेकुलरिज्म की बात करते हैं और व्यवहार में इसकी भी नहीं करते। आप किसी सुन लो, अरे धर्म से क्या मतलब है, ठीक है, यही सारे आपको कहते मिलेंगे, जितने पॉलिटिकल लीडर्स के भाषण सुन लीजिए सब यही कहते मिलेंगे। अगर धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो फिर जब शार्ली एब्दो पर आतंकवादी हमला हुआ फ्रांस में, तब आपकी प्रतिक्रिया डिफरेंट क्यों है? तब तो आप ये बता रहे हैं कि साहब किसी के धार्मिक विश्वास को अगर ठेस पहुंचाई जाएगी तो इसी ढंग के परिणाम आएंगे। तब आपकी स्टेटमेंट ये है, ठीक है। और जब कश्मीर से धर्म के आधार पर एक विशेष जनसंख्या को माइग्रेट होने के लिए मजबूर किया जाए, तब आपका स्टेटमेंट क्या होता है कि धर्म के चश्मे से इस घटना को नहीं देखा जाना चाहिए। ये चीज है जो समाज में विभाजन पैदा करती है, ठीक है। ये झूठे लोग हैं, इन्हें सेकुलरिज्म का आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म आई नहीं। ये शब्दों में तो चीन और रूस में जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझा जाता है, अर्थात इररिलीजन, उसकी बात करते हैं, और व्यवहार में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है ये अपनाते हैं, ठीक है, व्यवहार में ये करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म विकसित ही नहीं हुआ। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रही है, उन्होंने व्याख्या तो ठीक की, ठीक है, लेकिन जितना वो अन्य मामलों में अपनी व्याख्याओं पर दृढ़ दिखाई देते हैं, उतने दृढ़ होकर इन मामलों में दिखाई नहीं दिए। व्याख्या एकदम ठीक है, व्याख्या में कहीं कोई कमी नहीं, और प्रोविजंस में भी कहीं कोई कमी नहीं। और आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म अपने आप में एक सबसे अच्छा आइडिया है, एक बेहतर आइडिया है, इससे बेहतर विचार ही नहीं हो सकता। ये भी ठीक है, ठीक है। तो हिंदुस्तान में इररिलीजन इस रूप में धर्मनिरपेक्षता नहीं समझी गई है, और ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। 25 से 28 कह रहा है, ठीक है, 25 से 28 अभी हम लोग देखेंगे। वो कहता है प्रत्येक नागरिक, ठीक है, अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी उसका अंतःकरण अगर यह कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल उन्नति, उसकी आध्यात्मिक उन्नति इस विश्वास के साथ हो सकती है, तो उस विश्वास को धारित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, ठीक है, जिससे भी उसे लगता है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसका मतलब यह हुआ इररिलीजन नहीं है, इररिलीजन नहीं है, क्योंकि इररिलीजन अगर होता तो फिर यह लिखा होता कि भारत के नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर ऐसे किसी विश्वास को मानने की अनुमति नहीं होगी जिसके वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध न हो। तो फिर बात यह होती है ईश्वर के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आप ही लोगों में से कोई, क्योंकि आप लोग कोई भी मेरी बात नहीं सुनते, ठीक है, ये आपकी बात नहीं, आपसे पहले वालों की भी है। कल किसी का फोन आया, वो कह रहे थे अनुभव सापेक्ष और अनुभव निरपेक्ष, ये जरा बता दीजिए, ठीक है, कहीं बताना है। तो हमने कहा जब लेक्चर लिए थे तब तो खूब बताया अनुभव सापेक्ष अनुभव निरपेक्ष। बोले नहीं ध्यान रहा हम, ठीक। अनुभव सापेक्ष का मतलब क्या होता है? जिसका प्रमाण उपलब्ध है, ज्ञान, ठीक है, प्राप्ति के ये दो माध्यम है, ये ज्ञान प्राप्ति की दो पद्धतियां हैं, एक अनुभव सापेक्ष है, एक अनुभव निरपेक्ष है। और अनुभव सापेक्ष और अनुभव निरपेक्ष इनका विकास हुआ क्यों? क्योंकि बेसिकली आदमी के दिमाग दो ही प्रकार के हैं। जो टोटल आदमी का मस्तिष्क है,
उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक साइंटिफिक नेचर का दिमाग होता है और एक फलसफाना नेचर का दिमाग होता है। यानी एक दार्शनिक ढंग का आदमी होता है, एक वैज्ञानिक ढंग का आदमी होता है। वैज्ञानिक ढंग का आदमी प्रमाण के आधार पर बात करता है, वो अनुभव सापेक्ष बात करता है। इसीलिए कहा जाता है इंपीरिकल स्टडी। समाज में हम गए, दहेज का कानून प्रभावी क्यों नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम समाज में गए, दहेज के बारे में लोगों की धारणा क्या है, वो दहेज क्यों दे रहे हैं, वो दहेज क्यों ले रहे हैं, ठीक है, कानून क्यों नहीं मान रहे। इन सब पर जो हमने लोगों से बात की, लोगों का व्यवहार देखा, उससे जो डेटा कलेक्ट होकर आया, उसके आधार पर हमने निष्कर्ष दिया कि दिस इज द काज। ठीक है, ये कारण है जिसकी वजह से लोग दहेज के कानून का पालन नहीं करते। ठीक है, लेकिन इस इंपीरिकल स्टडी के मेथड से अध्ययन के क्षेत्र की सारी समस्याएं हल नहीं हो सकती। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो इस इंपीरिकल मेथड से हल नहीं हो सकती। उसके लिए फलसफाना चित्त चाहिए। हम आपसे पूछें आपको स्वतंत्रता है, इसका प्रमाण दो, तो कहां से आएगा इसका प्रमाण? ये मानकर चलना पड़ेगा कि आदमी स्वतंत्र आया है दुनिया में। जब वो आया था, ठीक है, तो वो स्वतंत्र था। स्वतंत्रता उसे किसने दी, इसका सवाल नहीं है स्वतंत्र। ये फर्स्ट कास्ट जो है, इसे मानकर चलना पड़ेगा। और इस फर्स्ट कास्ट को जब हम मानकर चलेंगे तो फर्स्ट कास्ट प्राइमरली वैलिड हो जाएगा। और प्राइमरली वैलिड होने के बाद हम अपने विचार की श्रृंखला या अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे केल्सन ने तरीका अपनाया कि जो मूल मानक है वो स्वतः वैध है, उसकी वैधता का कोई आधार नहीं होता, या उसकी वैधता का कोई दृश्यमान आधार नहीं होता। आप दिखा नहीं सकते कि इसकी वैधता का आधार क्या है, उसका प्रमाण नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद सारे मानक इससे वैधता प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अनुभव सापेक्ष तरीके से नहीं हो सकती, वो अनुभव निरपेक्ष तरीके से ही होगी। ठीक है, इसीलिए दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं अध्ययन के क्षेत्र में, अनुभव सापेक्ष भी और अनुभव निरपेक्ष भी। ये दोनों पद्धतियां ज्ञान प्राप्ति की ही हैं। ठीक है, एक पद्धति कांट वगैरह ने अपनाई है और दूसरी पद्धति ये हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्कूल के लोग हैं, इन्होंने अपनाई। ठीक है, तो बताया उन्हें उस समय भी था, लेकिन कौन सुनता है, सब अपने अपने हिसाब से सुन लेते हैं। अब जीवन में आपकी भूमिका क्या बनेगी जाकर, इस पर निर्भर होगी चीजें। जैसे वो टीचर की भूमिका में आ गए, अब उन्हें जरूरत है अनुभव सापेक्ष और निरपेक्ष की। अगर वो टीचर की भूमिका में न होते, जज की भूमिका में होते, तो संभवतः उन्हें इसकी बहुत जरूरत न पड़ती। हाँ, तब भी पड़ जाती यदि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते, लेकिन उनकी न तो, ठीक है, ऐसी किस्मत और न ही कोई चीज, तो उसकी संभावना कमी है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्ति के दो तरीके। ऐसे ही धर्म निरपेक्षता ये दो प्रकार की है, एक इररिलीजन है और दूसरा सभी धर्मों के प्रति सम्मान है। तो अगर 25 ये कह रहा है कि भारत के सारे नागरिकों को, भारत के सारे नागरिक शब्द गलत हो गया, जरा 25 पढ़ ले हैं एक बार। कहता लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के रहते हुए सभी व्यक्तियों को, ये कहा सभी व्यक्तियों को, भारत के नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है, गलत हो रहा था, इसीलिए हमने पढ़ा। यानी भारत की धरती पर बिना राष्ट्रीयता का विचार किए, बिना लिंग का, बिना जाति का, बिना जन्म स्थान रंग, कोई नहीं, सभी व्यक्तियों को। इसका मतलब यह हो गया कि 25 से 28 भले ही ना हो, क्योंकि अभी 25 से 28 इतनी माइन्यूट बातें तभी ध्यान में आती हैं जब पढ़ो आर्टिकल, लेकिन फिलहाल 25 के बारे में तो कह सकते हैं कि ये भी 14 और 21 के समान भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो गया। ठीक है, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है 25 के इसी शब्द से।
क्यों कहता है सभी व्यक्तियों को। तो अगर भारत की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ही हो गया कि यहां इररिलीजन नहीं है, ठीक है, और सभी व्यक्तियों को दी गई, इसका मतलब ही हो गया कि सर्वधर्म संभाव यह है भारत में धर्मनिरपेक्षता का, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। और आगे कहेगा, अभी हम पढ़ नहीं रहे उसे, लेकिन आगे आएगा कि स्टेट अंतःकरण की जो स्वतंत्रता व्यक्तियों की है और जिसके आधार पर वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं, नागरिकों में यह अंतःकरण की स्वतंत्रता के उपभोग के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये बात इन्हीं सभी व्यक्तियों को इन्हीं शब्दों से निकल आती है, इसके लिए और कुछ नहीं करना है, इससे ये बात तय हो जाती, इररिलीजन नो, इररिलीजन नहीं है। अब आप जरा इस लाइट में देखिए कि अगर कोई अपने धर्म की स्वतंत्रता को मानते हुए किसी मंदिर में जा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? आप क्यों उसकी आलोचना कर रहे हैं? ठीक है, कोई अपने धर्म की स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए मस्जिद जा रहा है, आप क्यों आलोचना कर रहे हैं? और जो भारत का राजनीतिक वातावरण है हिंदुस्तान में, हमें कहने में कोई संकोच नहीं लगता कभी, यहां केवल मंदिर जाने पर ही आपत्ति होती है, ठीक है, आप देखें ना कभी भी, ठीक है, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भारत के में मौजूद सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, हमें ऐसा लगता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति इस प्रकार से होगी, तो किसी लोक पद पर जाने के कारण हम अपनी जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है इसे छोड़ दें, यह कहां पर लिखा है? तो कहीं नहीं लिखा। तो अगर हम किसी लोक पद पर पहुंचकर, हाँ बिल्कुल गलत, अगर कोई किसी अन्य नागरिक के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव करे कि वो किसी विशेष धर्म का मानने वाला, तब एकदम गलत है, तब एकदम गलत है, ठीक है। और यही इन्होंने, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि आप अपने धर्म की स्वतंत्रता का पालन करें, यह मेरा संवैधानिक कर्तव्य है, ठीक है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कर्तव्य कि आपको आपके धर्म की स्वतंत्रता के पालन का हक मिलना ही चाहिए, लेकिन इस आधार पर हम अपने धर्म की स्वतंत्रता नहीं छोड़ेंगे और हम अपने धर्म का पालन छोड़ दें, ऐसा क्यों करें? हम प्राइम मिनिस्टर होने के कारण हम अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं हो गए। आप अपने धर्म की अनुसार जी सकें, आपको जो लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल वेलबींग इस ढंग से जीने में होगी, उसमें कोई बाधा अगर कोई पैदा कर रहा है तो उस बाधा को हटाना मेरा काम है, ठीक है, एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो किया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सारी पिक्चर जो आपके सामने पेश की जाती है सेकुलरिज्म के नाम पर, वो सेकुलरिज्म को इतना घिनौना आइडिया बना देती है कि आज की स्थिति यह हो गई है कि सेकुलरिज्म गाली बन गया। आज की स्थिति यही है, ठीक है, कि आप अगर कहो कि हम सेकुलर हैं, जरा आज प्रयोग के लिए सिर्फ फेसबुक पर लिख दीजिएगा कि हम सेकुलर हैं, आपको 20 गालियां तुरंत न मिले तो बताना, मिलेंगी। और उसका कारण क्या है? यही है कि आपने खुद सेकुलरिज्म को इतना घिनौना आइडिया बना दिया कि वो बात कहते ही ये ऐसा लगने लगता है कि आप कुछ लोगों के पक्ष में खड़े हैं और कुछ लोगों के विरोध में खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है। और ऐसा वातावरण भारत के राजनेताओं ने बनाया है, ठीक है, इसमें कोई संकोच नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत के राजनेताओं ने इररिलीजन, ये हिंदुस्तान की फिलॉसफी नहीं है, जहां का आपको अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, सर्वधर्म संभाव ये है,
ठीक है, यहां सेकुलरिज्म का मतलब, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्लेन्ड है किसमें? एसआर बोम्मई। एसआर बोम्मई में क्या था? 9 जजों की बेंच। सेकुलरिज्म का ही अर्थ बताया है, सेकुलरिज्म का। और जब आप सेकुलरिज्म पर लिखे कभी भी, अव्वल तो इससे बचें, इससे बचें, इस पर लिखने से। ठीक, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तभी लिखें सेकुलरिज्म पर, अदरवाइज इससे हमेशा बचें। क्योंकि कौन बैठा होगा आपकी कॉपी चेक करने के लिए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उसी ढंग के लोग बैठे हुए हैं जो इर्रिलीजन हिंदुस्तान में मानते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है, और आपने मेरी बात लिखी तो आपको 0 या न्यूनतम अंक मिलेंगे, न्यूनतम। और अगर मेरे जैसा आदमी बैठा हुआ या मेरे विचार के, या जो मेरा विचार तो कोई है ही नहीं, जो संवैधानिक विचार है उसको मानने वाला कोई आदमी बैठा हुआ, और आपने ये इर्रिलीजन की मूर्खतापूर्ण बात की, तो वो आपको न्यूनतम अंक देगा। और ठीक आदमी बैठा होगा, इसकी संभावना बेहद कम है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर्स के चयन का जो तरीका है उसमें ठीक आदमी वहां तक पहुंच जाएगा, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। किस्मत से कोई पहुंच जाए तो अलग बात है। ठीक है, हालांकि पहुंचते रहते हैं लोग, लेकिन वो किस्मत से पहुंचते हैं, वो चयन प्रक्रिया की विशेषता के कारण नहीं। चयन प्रक्रिया की विशेषता के कारण पहुंच रहे होते तो अधिकांश सही होते, एक आध कोई, ठीक है, बदकिस्मती से वहां पहुंच गया होता, लेकिन अधिकतर तो वही जा रहे हैं। एक आध खुशकिस्मती से ठीक आदमी पहुंच जाता है। तो आप ये मानकर चलें कि सेकुलरिज्म पर न लिखें, क्योंकि सेकुलरिज्म पर ये, और ये हमें शौकत सर बताया करते थे, ठीक है, मत लिखें सेकुलरिज्म पर, मत लिखें कॉमन सिविल कोड पर, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लोगों की मान्यताएं अलग हैं और जो सही स्थिति वो बिल्कुल अलग है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज द केस इन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हैज बीन एक्सप्लेन्ड द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अथॉरिटेटिवली, कि क्या है सेकुलरिज्म। तो उन्होंने कहा सेकुलरिज्म के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में जो भी विश्वास, उस विश्वास के मुताबिक ओवर्ट एक्ट एंड आउटवर्ड एक्ट ये करने का हक है। ठीक है, दो बातें कहीं, एक, उसे जो लगता है कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति इस विचार के साथ होगी तो उस विचार को मानने का हक है उसको। दूसरा, अगर वो ये मानता है कि इस विचार के मानने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, तो उस विचार के आधार पर ओवर्ट एक्ट एंड आउटवर्ड एक्ट दोनों करने की उसे इजाजत होगी। और तीसरी बात, उसकी आध्यात्मिक उन्नति जिस विचार के कारण हो रही है, या जिस विचार के बारे में उसका यह विश्वास है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति उस विचार के साथ हो रही है, तो ऐसा विश्वास उसका क्यों है, उन कारणों को प्रचारित और प्रसारित करने का हक भी उसे होगा इस विचार के साथ। इसलिए कि ताकि अन्य लोग भी यदि चाहें, क्योंकि सबको है ना अंतःकरण की स्वतंत्रता, सबको है, तो अगर वे चाहें तो उन बातों से प्रभावित होकर
वे भी उस आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को अपना सके। और यह तभी संभव होगा जबकि प्रत्येक व्यक्ति को न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग चुनने का हक हो, ठीक है, बल्कि मार्ग को चुने जाने के आधार पर उनके जीवन को, उनकी संपत्ति को और उनके पूजा स्थानों को कोई नुकसान न पहुंचाए जाने की गारंटी हो, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। और उन्हें अपने हिसाब से अपनी आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल परमिशन, यानी सेकुलरिज्म का जो मतलब आ गया वो ये कि सेकुलरिज्म का अर्थ है राज्य अपने नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म यानी पूजा पद्धति, यानी वो जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उसके आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को यह हक होगा कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर सकता है। तीसरा, ठीक है, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नागरिक ने जो मार्ग चुना है या व्यक्ति ने जो मार्ग चुना है उसके आधार पर उसके जीवन, उसकी संपत्ति और उसके पूजा के स्थानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और चौथा, उन्हें अपनी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसके लिए आवश्यक ओवर्ट एंड आउटवर्ड एक्ट ये करने का हक होगा। ओवर्ट एंड आउटवर्ड एक्ट, इनका मीनिंग क्या होता है ये आप गूगल पर देख लें। ओवर्ट एक्ट और आउटवर्ड एक्ट कहते किसे हैं ये हम बताएंगे। देखिए, दो प्रकार के काम होते हैं। एक काम वो होता है जिसे देखते ही उस काम का उद्देश्य प्रकट है, और एक काम वो होता है जिसे देखने से उसका उद्देश्य प्रकट नहीं होता। उस काम को करने के पीछे उद्देश्य क्या है ये जानने के लिए अन्वेषण करना पड़ता है, थोड़ा पता लगाना पड़ता है। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, देखते ही उद्देश्य स्पष्ट है। ठीक है, क्या भूखे हैं उसके लिए खाना खा रहे हैं, ये ओवरटेक्ट है। ओवरटेक्ट वो है जिससे उद्देश्य प्रकट हो रहा हो। ठीक है, आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर में नमाज पढ़ रहे हैं, स्पष्ट है। ठीक है, कि आप अपने धर्म के या अपनी पूजा पद्धति या अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो मार्ग आपने चुना उसके निर्देश का पालन करना। लेकिन आप सिर्फ अगरबत्ती खरीद रहे हैं, ये आउटवर्ड एक्ट है, इसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। अगरबत्ती हो सकता आप कमरे को सुगंधित करने के लिए खरीद रहे हो, ठीक है, महक आ रही हो उसमें, सीलन की महक आने लगती है, आप पोछा लगा दो कमरा बंद हो तो भी आने लगती है। ठीक है, क्यों खरीद रहे हैं ये इसमें से स्पष्ट नहीं है। इसे जानने के लिए उससे बात ही करनी पड़ेगी। ठीक है, एक व्यक्ति बैठा विश्राम कर रहा है, वही जो शुरुआत में हमने कहा पसीने पसीने है, तो पसीने पसीने क्यों है इसे जानना पड़ेगा। इसके ये आउटवर्ड एक्ट है, आउटवर्ड एक्ट है, दिखाई दे रहा है वो पसीने पसीने, क्यों है पसीने पसीने। तो ओवर्ट एंड आउटवर्ड दोनों एक्ट करने का हक किसी व्यक्ति को सेकुलरिज्म के नाते है। तो सेकुलरिज्म का आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म एसआर बॉम्बई में 9 जजेस बेंच ने जो डिसाइड किया या जो व्याख्यायित किया, वो व्याख्या ये कह रही है कि सेकुलरिज्म का अर्थ इतना ही है। ठीक है, जैसे सावंत, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, ये सारे लोग उसमें शामिल थे सेकुलरिज्म। ठीक है, सॉरी एसआर बम्बई के डिसीजन में, और उसमें सेकुलरिज्म का आइडिया जो सेकुलरिज्म बताया था वो यही कि सेकुलरिज्म का अर्थ है कि भारत की धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को, न सिर्फ नागरिक को, अर्थात 14-21 के समान विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को यहां
अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने चुने हुए मार्ग पर चलने का हक है। और राज्य, चूंकि क्या कहा उसने कहा सभी को स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरली आइडिया यह है कि स्टेट इसमें कोई बाधा पैदा नहीं करेगा। प्राइमरी आइडिया यह हो गया, क्योंकि जब स्वतंत्रता है, हालांकि अन्य स्वतंत्रताओं की भांति यह स्वतंत्रता भी आत्यंतिक नहीं है, और यह भी दूसरी गलत बात है जो भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में आपको समझाई गई है। ये दूसरी गलत बात है, इस पर बात करेंगे। जैसे अक्सर लोग आपको कहते मिल जाएगा ना, हमारी तो धर्म की स्वतंत्रता है, और वो ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में उन्हें समझाया ही यही गया है कि आपकी धर्म की स्वतंत्रता आत्यंतिक है। नहीं है आत्यंतिक, ठीक है। जब कोई स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है, ठीक है, तो यह स्वतंत्रता भी आत्यंतिक नहीं। देखिए, जो समाज का विचार है, यह विचार ही परतंत्रता का है। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो यहां मत रहिए, जंगल चले जाइए। और इसीलिए लोग जंगल चले जाते हैं, इसीलिए क्योंकि समाज में आप रहेंगे तो आप वो नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं, आप सिर्फ वही करेंगे, ठीक है, जो दूसरे के करने के अधिकार से संगत हो। अन्य कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा किया जो दूसरे के करने के अधिकार से संगत नहीं है तो समाज का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि फिर वो आपको पीटेगा, आप उसे पीटोगे, और जब पीटोगे तो एक आध मरेगा, और इस झगड़े में जो बचेगा वो किसी और से लड़ेगा, अंततः कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए कांट हो, हीगल हो, कोई नेचुरलिस्ट हो, सबने ये कहा कि ना, आपके अधिकारों की सीमा वहीं पर खत्म जहां से दूसरे के अधिकारों की सीमा शुरू। इसलिए भले ही यहां प्रतिबंध के अधिकार न दिए गए हों, सॉरी, प्रतिबंध के अधिकार नहीं, प्रतिबंध के शीर्षक न दिए गए हों, अनुच्छेद 19 में प्रतिबंध के शीर्षक न दिए गए होते तो भी प्रतिबंध के शीर्षक उसमें हैं, ये माना जाता है। और यही वो विचार है जो अमेरिका में अपनाया, क्योंकि अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, उसमें प्रतिबंध के शीर्षक शामिल नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अपने निर्वचन से, ठीक है, अपनी निर्वचन की क्षमता से सारे प्रतिबंध के शीर्षक विकसित कर दिए, क्योंकि उनका स्वतंत्रता शब्द है, निरंकुशता शब्द नहीं है। निरंकुशता में आवश्यक रूप से स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो स्वतंत्रता निर्द्वंद है, ठीक है। और जो निर्द्वंद स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए भाषा में शब्द है आर्बिट्ररीनेस, वो निरंकुशता है। और चूंकि आपको विभिन्न चीजों की स्वतंत्रता दी गई, इसलिए इसमें प्रतिबंध का जो विचार है वो अपने में अंतर्निहित है। और चूंकि अमेरिकन संविधान, इसके बहुत बाद हमारा संविधान बना, इसलिए वहां से सबक लेते हुए, ठीक है, और ये जानते हुए कि कोई स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं हो सकती, यहां प्रत्येक स्वतंत्रता के सीमित किए जाने के शीर्षक स्वयं अधिकार में दिए गए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह भी आत्यंतिक बिल्कुल नहीं है। समझाया आपको, यही गया है, ठीक है, क्योंकि आप टीवी डिबेट सब जगह सुनो जरा बैठ के, तो यही सुनने को मिलता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। हमें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
संविधान से मिला है, नो डाउट मिला है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। प्रतिबंध कहां पर लगेगा आगे देखेंगे। फिलहाल हम आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, विच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ SR मुंबई इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने ढंग से काम करने की अंतःकरण की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता है मीनिंग देयर बाय स्टेट नॉर्मली कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ स्टेट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन सबको इस स्वतंत्रता का उपभोग करने देगा। ठीक है ना, सबको इस स्वतंत्रता का उपभोग करने देगा। इसका मतलब इर्रिलीजन नहीं, इर्रिलीजन नहीं। तो क्या स्टेट एक पैसिव एटीट्यूड अपनाएगा? यह भी सवाल उठता है, भाई क्या स्टेट एक पैसिव एटीट्यूड अपनाएगा? पैसिव और एक्टिव आप वॉइसेस पढ़ी तो आपने बहुत है, लेकिन जरा उस पर विचार करिए क्या होता है। आपसे कहा जाता पैसिव ढंग से बोलिए कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो जब पैसिवली आप बोलते हैं तो आप कुछ अलग हट जाते हैं, आप अपने को कुछ दूर कर लेते हैं। आप कहते हैं शाहजहां ने के द्वारा ताजमहल बनवाया गया, ये सेंटेंस ऐसा है कि आपका कोई लगाव ये नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा लग रहा है कि तथ्यों का नरेशन सिर्फ आप कर रहे हो, आपका कोई मतलब तथ्यों से नहीं है, आप तथ्यों से बिल्कुल अलग खड़े हो और सिर्फ तथ्यों का एक विवरण यह प्रस्तुत कर रहे हो। इसे पैसिवली बोलना कहते हैं। और एक्टिवली जब आप इसको कहेंगे शाहजहां ने ताजमहल, ठीक है, बनवाया, और पैसिवली ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ऐसे करके आता है। ठीक है ना, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये जब आप कहते हो तो इसमें ऐसा लगता है कि मानो आप अपनी जानकारी के आधार पर अपने को सम्मिलित करते हुए तथ्यों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हो। तो पैसिव में जब आप पैसिवली किसी काम को करते हो, या ठीक है, पैसिवली एक्ट करते हो, तो आप अपने को स्थितियों से अलग करके स्थितियों को अपने हिसाब से या घटनाओं को अपने हिसाब से घटित करने का मौका देते हो। और एक्टिवली यानी आप परिस्थितियों में स्वयं को इन्वॉल्व करते हो और परिस्थितियों को और घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ने का प्रयत्न करते हो। तो ये पैसिव और एक्टिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो जब यह कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इसका प्राइमरी मतलब यह निकला कि स्टेट विल नॉट इंटरफियर। तो फिर अगला सवाल पैदा हुआ, तो क्या स्टेट पैसिवली एटीट्यूड रखेगा? क्या स्टेट पैसिव एटीट्यूड रखेगा कि जो हो रहा होने दीजिए, सब नागरिकों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता का उपभोग करने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, तो पैसिव एटीट्यूड होगा या एक्टिव एटीट्यूड होगा, इस प्रश्न का उत्तर जब हम खोजने का प्रयत्न करेंगे तो हमें सहायता लेनी होगी प्रियम्बल 14, 15, 16, ठीक है, 44, 51A, ठीक है, इन सारे आर्टिकल से मदद लेनी होगी। और जब यहां पर हम आएंगे तो हमें पता लग जाएगा नहीं, एक्टिव एटीट्यूड की बात हुई है। ठीक है, एक्टिव एटीट्यूड की बात हुई। क्या कहता है? राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो इर्रिलीजन है यहां धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में, ना तो इर्रिलीजन का कॉन्सेप्ट है और ना ही राज्य के पैसिव एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। यहां क्या है? सर्वधर्म संभाव, यह एक्टिव एटीट्यूड राज्य अपनाएगा। राज्य के एक्टिव एटीट्यूड की अपेक्षा की गई, लेकिन वो एक्टिव एटीट्यूड किस तरह का होगा? वो एक्टिव एटीट्यूड होगा आपका सर्वधर्म संभाव के रूप में। और जब एक्टिव एटीट्यूड अपनाएगा तो फिर इसका मतलब यह निकला कि राज्य अपने
नागरिकों या भारत की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनके प्रयासों के आधार पर उनकी संपत्ति, उनके जीवन और उनकी पूजा के स्थान, क्योंकि फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं हो सकता अगर उनके पूजा के स्थान सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनकी सुरक्षा भी करेगा, ये एक्टिव एटीट्यूड है। दिस इज द एक्टिव रोल विच स्टेट मस्ट प्ले। ठीक है, और साथ ही साथ समस्त ओवर्ट और आउटवर्ड एक्ट उनके द्वारा किए जा सके, यह भी स्टेट की जिम्मेदारी होगी। ऐसी व्यवस्था निर्मित करने का काम स्टेट करेगा। तो हिंदुस्तान में जो लीडरशिप है, इसने आपको सेकुलरिज्म के आइडिया को इररिलीजन और राज्य के पैसिव एटीट्यूड के रूप में समझाया है, जबकि इनके कृत्य पैसिव एटीट्यूड के नहीं रहे। इनके कृत्य तो एक को बढ़ावा देना, एक को नीचे रखना, इस प्रकार के रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने व्याख्या इररिलीजन, इन्होंने बोला इररिलीजन है, लेकिन कभी भी ये इररिलीजन को भी जिए नहीं है। जिए ये हमेशा अलग ही ढंग से है। इसलिए हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म इससे ज्यादा गलत ढंग से समझा गया कॉन्सेप्ट कोई और दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो आज हमने सेकुलरिज्म की बात रखी है, कल बाकी चीजें देखेंगे, बात करेंगे।